तो अब देखते हैं वर्गीकरण के सिद्धांत। तो उसमें प्लेटो और अरस्तु ने सबसे पहले जीवों को दो वर्गों में बांटा था। प्लेटो और अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवों को दो वर्गों में बांटा था, या दो वर्गों में पहचाना था, जिन्हें आजकल वंश और जात के नाम से पुकारते हैं। वंश और जात के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, किसी भी जंतु का वंश क्या है, उसकी जात क्या है। उसके बाद में एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। वास्तव में इनका पहले का जो नाम था कार्ल वैन लिने था। क्या नाम था? हाँ, कार्ल वैन लिने। ठीक है, इसको देखने से लग रहा है कि इनका एक नाम जो है तीन शब्दों से मिलकर के बना है। तीन शब्द हो गए। तो हाँ, ये एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन 18वीं शताब्दी में जो है बहुत सारे जब मत एकत्रित हो गए तो उसमें थोड़ा सा अराजकता टाइप में फैल गई कि वर्गीकरण का सही से सिद्धांत नहीं मिल पा रहा कि सिद्धांत पर वर्गीकरण शुरू किया जाए। तभी स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, वो वनस्पति विज्ञान के ही वैज्ञानिक थे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता थे, इनका नाम था कार्ल वैन लिने। उन्होंने जो है बाद में इनका नाम कैरोलस लिनियस रखा गया। ठीक है, इसके नाम से ये प्रसिद्ध हो गए, कैरोलस लिनियस के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1758 ईस्वी में 1758 ईस्वी में इन्होंने एक किताब का नाम लिखा था सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे उन्होंने एक किताब लिखा था। उसके 10वें संस्करण में जीवों के नामकरण की विशेषता के आधार पर, उनकी विशेषता के आधार पर, ठीक है, विशेष पद्धति के आधार पर उन्होंने विस्तृत वर्णन इसी किताब में किया था। इसमें उन्होंने ये लिखा था, सिस्टेमा नेचुरे में जो है उन्हें वर्गीकरण के बारे में लिखा था, और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर उन्हीं को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाने लगा। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता मतलब फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता ये कहे जाने लगे, क्योंकि जो है जो कि इनका आगे जो पद्धति प्रसिद्ध हुई, जो खूब सभी लोग जानते हो, जिसका नाम क्या था? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। ठीक है, इससे पहले भी एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था गैस्पार्ड वाहिन। ये कैरोलस लिनियस के पहले वैज्ञानिक हुए थे। उन्होंने हालांकि इसके बारे में बताया था, द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था, लेकिन पूरी तरीके से उसका विस्तृत वर्णन नहीं किया था, इसीलिए उनको श्रेय नहीं गया। पूर्ण जो है अध्ययन या पूरी तरीके से विकसित अध्ययन जो है कैरोलस लिनियस ने ही किया था, इसीलिए जो है उन्हीं को श्रेय पहुंच गया और उनको फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम जो है उसके नाम से संबोधित किया गया। तो इस प्रकार द्विनाम पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गैस्पार्ड वाहिन ने ही किया था, लेकिन सही ढंग से उसको बताने वाले कैरोलस लिनियस थे, इसीलिए उन्हीं को जो है ये श्रेय पहुंच गया। और उन्होंने क्या बताया था कि किसी जीव के नामकरण करते समय दो, पहले उसके वंश और उसकी जाति, ठीक है, का नाम लिखा जाता है। पहले वंश का नाम लिखा जाता है, फिर जाति का नाम लिखा जाता है। जैसे अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस, ठीक है। तो अमीबा क्या है? वंश है, और प्रोटियस क्या है? जात। तो ऐसे रखा भी नहीं गया, इनके लक्षण के आधार पर ही रखा गया।
ठीक है। इनका लक्षण कैसा है, इसीलिए अमीबा वंश में रखा गया। इनका लक्षण कैसा है, इसलिए जाति में रखा है और इसी से संबंधित है, लक्षणों के आधार पर है। ठीक है। इसी तरीके से केचुआ का नाम फेरिटमा पास्थुमा है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने पहला नाम वंश के लिए था, दूसरा जात के लिए रखा था कि पहला वंश का रहेगा, दूसरा जात का रहेगा। जैसा कि बताया जा चुका है कि लिनियस ने अपना असली नाम ही कालवन लेने से द्विनाम पद्धति, जैसे द्विनाम मतलब दो नाम लग रहे थे। हाँ, तो उन्होंने भी अपना नाम बदल करके कालवन लेने से कैरोलस लिनियस रख लिया था। वंश के नाम का, अब देखिए उन्होंने कुछ उसके नियम भी रखे थे। वंश के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैसे होगा, बड़ा होगा, कैपिटल लेटर में होगा, और जात के नाम का पहला अक्षर जो है वो छोटा होगा, स्मॉल लेटर में होगा। और इसके अलावा छपाई में ये नाम तिरछे छापे जाएंगे, मतलब उसकी प्रिंट होगी कैसा होगा, तिरछे लिखे जाएंगे हैं। तो ये नहीं बिल्कुल सीधे, तिरछे जो है लिखे जाएंगे। जैसे बिल्ली है फेलिस डोमेस्टिकस, तो उन्होंने ये कहा था इस तरीके से फेलिस डोमेस्टिकस। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि छपाई के में जो है वो तिरछे अक्षर में जो है इनका नाम लिखा जाएगा। और किंतु हस्तलिपि के इसके नीचे एक रेखा खींची जाएगी, हाथ से जब लिखेंगे तो इनके नीचे एक रेखा खींची जाएगी, इससे ये दो नाम क्लियर हो जाएगा, ये वंश का रहेगा और ये जाति का रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ नियम बताए थे, लेकिन उन्होंने लिनियस ने जीवधारियों के वंश का नाम रखने में मुख्यतः लैटिन भाषा का प्रयोग किया। जो वंश का नाम रखा गया उसमें कौन सी भाषा से शब्द लिए गए, लैटिन भाषा से शब्द लिए गए। ठीक है। और किस प्रकार से लिए गए, उनकी भौतिक प्रकृति, उनकी निवास, उनका रूप, आकार, वर्णनात्मक आधार पर जो है आधारों पर रखे गए। जैसा कि उदाहरण के तौर पर नामों से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, कि किस प्रकार से जो है उनका स्वभाव, आकार, प्रकृति कैसी है। वर्गीकरण में कई संबंधित जातियों को वंश में, वर्गीकरण से संबंधित जब कई जातियां हो गई हैं तो उनको किस में रखा गया, वंश में रखा गया, कई जातियों को वंश में। ठीक है, जातियां तो कई हो गई, अथवा वंश में कई जातियां होंगी ना, वंश में कई जातियां होंगी। तो वर्गीकरण में कई संबंधित जातियों को, जिसमें आपस में कुछ लक्षण मिलते हैं, भाई जातियों में अलग अलग लक्षण होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो आपस में थोड़े बहुत मिलते हैं। तो उन जातियों को किसमें रखा, वंश में रखा, उन जातियों को वंश में रखा। ठीक है। और फिर वंशों को, फिर दो जितने भी वंश हुए, वंश में भी कुछ न मतलब असमानताएं तो हैं, लेकिन कुछ समानता होंगी, जिसमें कुछ न कुछ समानता, उनको फिर उन वंशों को भी एकत्रित कर दिया और उनको कुल में रखा। ठीक है। इसी प्रकार के कुल को जो है गण में रखा, गण को वर्ग में रखा, वर्ग को उपसंघ या संघ में रखा। इस प्रकार के सभी संघ मिला करके एक जगत का नाम दे दिया गया, जिसका नाम है जंतु जगत। ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर बताया गया है, जैसे यहाँ पर मनुष्य का ही वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले जो अभी बताए थे जंतु जगत है, जंतु जगत सबसे पहले हो जाएगा। तो इसका जंतु जगत या इसका जगत क्या हो जाएगा, जंतु हो जाएगा, सीधे कह सकते हैं। इसका जगत क्या हो जाएगा, जंतु हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जगत इसका क्या है, जंतु। हाँ? जगत को उपजगत में बांटा गया, उपजगत
बहुकोशिकीय, क्योंकि इसका शरीर जो होता है बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बना है ना, तो इसको क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय। जंतु कैसा है, बहुकोशिकीय। यहाँ पे लिखेंगे मनुष्य का वर्गीकरण, मनुष्य के बारे में ही बताया कि कैसे वर्गीकरण करेंगे। उपजगत इसका हो जाएगा बहुकोशिकीय। फिर उपजगत को कई भागों में बांटा गया, उसका नाम दिया गया संघ, तो इसका संघ हो जाएगा कार्डेटा। संघ क्या है इसका, कार्डेटा। कम से कम हम लोग मनुष्य हैं तो अपना तो वर्गीकरण तो याद ही रखें, ठीक है। इसका संघ क्या हो जाएगा, कार्डेटा। संघ को भी कई उपसंघों में बांटा गया, तो कई उपसंघों में बांटा गया, तो इसका उपसंघ क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में हो जाएगा, या पृष्ठवंशी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पृष्ठवंशी या वर्टिब्रेटा कहेंगे। फिर उपसंघों को किसमें बांटा गया है, वर्ग में, क्योंकि ये वर्ग कैसा इसका है, हाँ स्तनधारी मैमेलियंस है ये, ठीक है। ये कैसे हैं, स्तनधारी हैं। और वर्ग को फिर क्रम में बांटा गया, क्रम इसका क्या है, प्राइमेट्स है, ठीक है, प्राइमेट्स, ठीक है। और फिर क्रम को जो है कुल में बांटा गया, कुल इसका क्या हो जाएगा, कुल इसका क्या हो जाएगा, होमोनिडी। होमो सैपियंस है ना, तो होमोनिडी इसका कुल हो जाएगा, होमोनिडी। फिर इसका वंश हो जाएगा होमो, ठीक है। फिर इसकी जात क्या हो जाएगी, सैपियंस, तो ये हो जाएगा होमो सैपियंस, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस, दो बार कहा जाता है, होमो सैपियंस सैपियंस कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण मनुष्य का, देखिए तो सब लक्षणों के आधार पे हैं भाई। सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी और आगे जानने की जिज्ञासा रखने वाला मनुष्य है। सैपियंस का अर्थ होता है कि बुद्धिजीवी हो और आगे से आगे जानने की इच्छा करता हो। फिर वंश का होमो हो जाएगा, मनुष्य का कुल होमोनिडी हो जाएगा, क्रम प्राइमेट्स हो जाएगा, वर्ग स्तनधारी क्योंकि स्तनधारी है, ठीक है। संघ वर्टिब्रेटा क्योंकि इसमें वर्टिब्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। कशेरुदंड पाया जाता है। कार्डेट, कार्डेट कौन सा हो जाएगा, जो कशेरुदंड है। कार्डेट का मतलब होता है कार्डेटा संघ। कार्डेटा संघ की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में कशेरुदंड अवश्य पाया जाएगा, समझ गए। और उपजगत इसका बहुकोशिकीय है और जगत इसका जंतु है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये कशेरुकदंड के स्थान पर ये कह सकते हैं जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है। कशेरुकदंड तो यहाँ पे हो जाएगा कि उपसर्ग इसका वर्टिब्रेटा, मतलब कशेरुकदंड विकसित होता है, इसीलिए इसको वर्टिब्रेटा में रखा गया है। कार्डेटा में इसलिए रखा गया है ऐसे जंतु जिनके जीवन में किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है। वो नोटोकार्ड आगे चल के कशेरुकदंड में विकसित हो जाता है, तो वर्टिब्रेटा में रखा गया है, ठीक है। वो आगे जब वर्गीकरण वीडियो पर बताएंगे तब उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ये मनुष्य जाति का जो है ये वर्गीकरण हो जाएगा। तो वर्गीकरण से हम उसके सामान्य लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।